नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमागणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कांति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी वायालोक सर का चैनल है अपना, और बहुत अच्छा आजकल डिस्कस करते हैं बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के ऊपर। आज जो मुद्दा लेकर आए हुए हैं उसमें मैं पहले बता देती हूँ। एक बात बताइए, अभी एक लड़की वायरल हुई थी सर 4 महीने पहले, स्टॉक मार्केट के ऊपर वो ऐसी टिप्स देती थी कि सर वो करोड़पति हो गई। मतलब 500 या 1000 करोड़ का उसका अपना एसेट एम्पायर हो गया। ठीक है। और क्या टेलीग्राम के ऊपर क्या मस्त भविष्यवाणियां करती थी कि ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, 7 आईएसआई के लोग पकड़े गए दिल्ली के अंदर। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या था? अगेन टेलीग्राम। स्पोर्ट्स में बेटिंग का सबसे बढ़िया अड्डा कहाँ बन गया है? टेलीग्राम। अगर मैं बात करूं गैम्बलिंग के लिए, तो सबसे अच्छा अड्डा कहाँ बन गया है? टेलीग्राम। पेपर लीक, टेलीग्राम। टेररिज्म के वीडियोस, मतलब हिंदू मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्रिश्चियंस प्रताड़ित हो रहे हैं भारत के अंदर, ये वीडियोस कहाँ आ रहे हैं? टेलीग्राम। टेलीग्राम के ऊपर जो एक सबसे सेफ जोन माना जाता था किसी भी चीज को शेयर करने के लिए और एक वाइडर ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, एक सबसे बड़ा थ्रेट बन के निकल कर आओगे। और ये सिर्फ ये भारत में नहीं है। मैं बात करूंगी अगर रशिया में, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको फ्लैग किया। मैं बात करूंगी साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया में उनकी इंटेलिजेंस ने, उनकी आर्मी ने उसको बैन किया। कपल ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बैन टेलीग्राम। क्यों? बहुत सारे मुद्दे हैं आज डिस्कस करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल जी क्यों रोते रोते उतर आए टेलीग्राम बैन के ऊपर? मेरा दिल बहुत ही मोम का है सर। जब अरविंद केजरीवाल रोते हैं तो मेरे को भी बड़ा रोना आ जाता है कि हे भगवान, आपने एक ऐसे इंसान को भेजा कि जब वो मुंह खोलता है तो सारा का सारा जो कॉन्स्पिरेसी होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है। चुप रहते तो शायद थोड़ा डाउट होता। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। थैंक यू। देखिए, ये सरकार का बहुत देर से उठाया गया और बहुत अपर्याप्त कदम है। पहली बात तो ये टेम्पररी बैन है, 7 दिनों का बैन है। दूसरी बात की बहुत देर से उठाया गया बैन है। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि टेलीग्राम को बैन करना क्यों जरूरी है और टेलीग्राम क्यों खतरनाक है। अगर आप डीप फेक को बैन करने की बात करते हैं, डीप फेक पर आप चिंतित हैं, तो आपको टेलीग्राम पर भी चिंतित होना होगा। क्रिकेट संबंधी सारी बेटिंग्स तो हमने देखा है। मैं जिस जगह बैठा हूं वो एक छोटा सा कस्बा है, आज की तारीख में टियर 2 शहर भी नहीं है, दरभंगा, मतलब पटना से 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ के बच्चे टेलीग्राम पर क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं, मैं देख सुनकर भौचक हूं। और तब अगर आप यह अपेक्षा रखते हैं, आप यह उम्मीद करते हैं कि आज का बच्चा हमारी जनरेशन के बच्चों की तरह सभ्य और सुशील होगा, कि मोहल्ले के चाचा जी चाची जी जा रहे हैं और वो भी कहीं उसकी पिटाई कर सकते हैं, वो उनसे नजरें झुका के करेगा, तो हम वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सीधी सी बात है, सरकार को इंटरनेट पर आप उसे बैन करें या ना करें, मैं तो कहता हूं कि बैन भी करना चाहिए इस कंटेंट को, इस तरह के कंटेंट्स को। लेकिन सरकार का पक्ष क्या है इसमें? सरकार कह रही है कि हमने इसको बैन किया है क्योंकि पेपर लीक रोकना है। अब ये सरकार जो एकाध काम करती है ना, वो बहुत हास्यास्पद किस्म के बयान होते हैं। ये आप 7 दिनों के लिए क्यों बैन कर रहे हैं? आप पूरी तैयारी के साथ आओ, आप बताओ, क्योंकि इसका जो भी इसका फाउंडर है, लुडलो पॉडलो, कुछ अजीब सा नाम है उसका, उसने ये कहा है कि फ्रीडम ऑफ एफओई का उल्लंघन है। काहे का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? टेलीग्राम एक ऐसा ऐप है जिस पर फ्रीडम, मैंने एक्सप्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं देखी। जैसे मैं थोड़ा सा इधर उधर की बात करूंगा, जैसे मैं इंस्टाग्राम पर हूं लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। जब इंस्टाग्राम शुरू हुआ था तो आपको याद होगा उस पर क्या होता था, लोग फोटो लगाते थे, एक लाइन लिखते थे, वो फोटोग्राफी का अड्डा होता था। फिर धीरे धीरे अभी देखिए इंस्टा, और इंस्टा आप खोलेंगे और सॉफ्ट पोर्न की बाहर आ जाएगी, और क्या क्या नहीं है उस पर। आपने एक केंद्रीय सेंसर बोर्ड बना रखा है, आप फिल्मों को सेंसर कर रहे हैं। मतलब इससे हास्यास्पद बात, जैसे मैं लगातार कहता रहा हूं कि ये देश एक भव्य
चंडू खाना है और इसमें ऐसी ऐसी मजाक की बातें की जाती हैं। हम अपनी फिल्मों को सेंसर बोर्ड से पास करवा रहे हैं, हम अपनी फिल्मों पर बैन लगा रहे हैं, लेकिन इधर हम ओटीटी कंटेंट पर, आप ये बताइए कि जो सबसे फेवरेट और सबसे बड़ा टीवी सीरीज अभी जो आया था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें क्या नहीं है? हिंसा से लेके सेक्स के लेके कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों के दिमाग पर बुरा असर डाल सकती है या जो आप परिवार में बैठ के नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो जी। खुलेआम मौजूद है। तो टेलीग्राम तो इन सब का पिताजी है जी। सोचने वाली बात सर ये है कि टेलीग्राम क्यों इतना खतरनाक हो गया है। तो मैं कुछ एक आंकड़े दिखाना चाहूंगी सर व्यूअर्स को और फिर इसके एनालिसिस पे आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैक्सिमम लोग ऐड कर सकते हैं 1000। टेलीग्राम में, टेलीग्राम ग्रुप की बात करूं तो 2 लाख। पर अगर आपका टेलीग्राम चैनल है, जैसे दी ऑल्टरनेट मीडिया का अपना चैनल है, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स, सिग्नल पे मैक्सिमम 1000 लोग, डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिलियंस ऑफ मेंबर्स। और होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट चैट ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। अच्छा, आपके पास नंबर है, आपने नंबर से टेलीग्राम खोल लिया, आप उसी नंबर से, जैसे मेरा टेलीग्राम मेरे लैपटॉप के अंदर खुला हुआ है, मेरे फोन के अंदर खुला हुआ है, सेम टेलीग्राम, राइट, सेम नंबर से। अच्छा, आप अपना नंबर हाइड कर सकते हैं, वहां पे आप वो ऑप्शन आता है हाइड योर नंबर। तो आप कौन है, क्या है, महिला है, पुरुष है, आतंकवादी है, इंडिया से है, पाकिस्तान से, क्योंकि नंबर हाइड हो गया तो आप कहां से हैं वो सब हट जाता है, सब हट जाता है 1 मिनट के अंदर। सीक्रेट चैट्स टेलीग्राम के ऊपर क्रिएट करना बहुत आसान हो गया है। और ये क्या सीक्रेट चैट्स ऐसी भी हैं जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्टेड है, मतलब आपने आधे घंटे का टाइमर लगाया, पढ़ने के बाद जैसे आपने पढ़ा वो गायब, कॉन्वर्जेशंस डिसअपियर हो जाती हैं विद इन जस्ट नो टाइम। इस तरीके से इसको यूज करके आज के डेट में सर टेलीग्राम को यूज करके, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता था, आज की डेट में इसको यूज करके टेररिस्ट है, उसने 5 मिनट के अंदर मैसेज पहुंचा, पढ़ा, उसने नोट क्या करना है, नहीं किया, उसके बाद इमीडिएटली गायब। आप उसको डी कोड नहीं कर सकते हैं, आप उसके सेंटर तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि और वो क्या मैसेज था वो पता नहीं चलेगा आपको, सॉरी। ये इसलिए सबसे खतरनाक है। व्हाट्सएप पे फिर भी एक लिमिट हो चुकी थी, व्हाट्सएप पे फिर भी 1000 लोगों की है, ये तो अनलिमिटेड जा रहे हैं सर, टोटली। और आपको एक और डेटा दिखाती हूँ जो व्यूअर्स को अभी, क्योंकि कोर्ट लेकर गए हुए हैं ये जो इसके फाउंडर हैं टेलीग्राम के, दिल्ली मोदी गवर्नमेंट को कोर्ट में घसीट लिया है, दिल्ली हाई कोर्ट लेकर गए। चाइना ने इसको परमानेंटली ब्लॉक करके रखा हुआ है, ईरान ने ब्लॉक किया हुआ है, पाकिस्तान इसको जब मन करता है रिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक कर देता है, वियतनाम, सोमालिया, नेपाल और अब इंडिया। और वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्यों? क्योंकि भाई नीट के पेपर्स यहीं से लीक हुए, तो खतरा तो है ही, और नीट के पेपर्स को लेके बच्चों को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। जी सर। देखिए, एक तो मुझे ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो चोंचला होता है वो मुझे कभी समझ में नहीं आता है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा आपका कोई भी फ्रीडम नहीं हो सकता है। आपके मुक्के की जद वहीं तक है जहां तक मेरी नाक नहीं है। अगर आपका मुक्का मेरी नाक को छू रहा है तो वहां आपकी स्वतंत्रता मैं बाधित करने को स्वतंत्र हूं। तो सीधी सी बात है, सरकार का तर्क क्या है? बाकी बातें आपने विस्तार से बता दी हैं, लेकिन सरकार का पहला तर्क तो यही है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा में इससे दिक्कत होती है। भाई, आतंकवादी और आपराधिक नेटवर्क के लिए इससे आसान प्लेटफॉर्म और कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एन्क्रिप्टेड चैट होती है। बड़े चैनल, आपने बता दिया कि बड़े चैनल आप बनाइए, लाखों लोगों को जोड़ सकते हैं, और फाइल शेयरिंग इतनी आसान है कि सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी लगभग असंभव हो जाती है। और सरकार ने यही तो कहा है कि भाई, जब सुरक्षा का मामला है, जब देश की सुरक्षा पर है, तो किसी भी ऐप की आजादी कोई मायने नहीं रखती है। अगर कल को व्हाट्सएप ये काम करेगा तो व्हाट्सएप को भी प्रतिबंधित करना चाहिए। आप डीप फेक को इतना बुरे नजर से क्यों देखते हैं? या जो एक इंटरनेट की काली दुनिया है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसको हैकर्स चलाते हैं, एक पूरी समानांतर दुनिया चलती है, लेकिन आप उसको क्या अलाउ कर देते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, उससे तमाम तरह की चीजें होती हैं, उससे आतंकवादी एक दूसरे से संपर्क करते हैं। भाई, अंग्रेजी फिल्में देखिए, हिंदी फिल्में देखिए, आजकल तो हिंदी फिल्मों का तकनीकी स्तर इतना हो गया है कि
और मैं बार बार उसको माफ कीजिएगा, मैंने डीप फेक बोल दिया है। मैं इंटरनेट की जो एक रहस्यमयी डार्क वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब की बात कर, डार्क वेब की बात कर रहा था। तो डी से डीप और डार्क दोनों इंटरमिंगल हो गया। खैर, दूसरी बात कि आप जिस देश में ऑपरेट कर रहे हैं उस देश के कानून का कोई मतलब है? आपने एक ऐप बना लिया तो आप उस देश के कानून से परे हो गए, आपको उस देश का कुछ नहीं मानना है। भाई, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, उसका जो कानून है उसको और नियम जो है, और आईटी कानून, अव्वल तो यहाँ आईटी को लेके इतनी बड़ी समझ थी लोगों की कि उसको नियमन को लेकर कोई कानून था ही नहीं। और जो राजीव गांधी मरहूम, जो असली पप्पू थे, इस विषधर के पप्पा जो अपने कंधे पर लाद कर कंप्यूटर लाए थे, जैसा कि उनके चमचे अमचे बोलते हैं, वो भाई साहब से लेके और सोनिया जी के राज तक आईटी को लेके क्या करना है नहीं करना है तो निर्बाध अबाध तरीके से हमारे यहाँ प्रसार प्रचार हुआ। लेकिन समस्या ये है कि फरवरी 2026 में जो हमारे यहाँ आईटी एक्ट बना है, उसमें जो डेटा शेयरिंग नियम है, उसके तहत हर डिजिटल कंपनी को जांच एजेंसियों को सहयोग करना ही होगा। इसमें कौन सी नई बात है? टेलीग्राम ने कई बार जानकारी देने से इनकार किया है। दरअसल इन बड़ी कुछ कंपनीज को क्या है, जैसे एप्पल का दावा है कि आप हमें नहीं खोल सकते, सरकारें मांगती हैं जानकारी, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्या कर रहे हैं आप? और जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो आप क्यों नहीं करेंगे? उससे आप लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं, ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, आप हथियार ला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये जानने का अधिकार किसी भी देश की सरकार को है कि नहीं है। तीसरा, फेक न्यूज और पायरेसी का जो आजकल पूरा चल रहा है, आप देखिए अभी हाल फिलहाल G7 में गए हुए हैं प्रधानमंत्री। अव्वल तो आजकल एक तो तथाकथित हमारे जो पत्रकार लोग हैं, मतलब मीडिया वाले हैं, वो मीडिया के भाई साहब इतनी अजीब अजीब तरह की चीजें चलाते हैं कि सही और गलत का फर्क संभव नहीं है। पोस्ट ट्रुथ का जमाना आ चुका है। तो जब सही और गलत का फर्क इतना धुंधला है, उसमें आप अगर टेलीग्राम जैसी बेलगाम और बेहिसाब संपत्ति वाली कंपनियों को बिल्कुल सीधा मैदान दे देंगे तो वो क्या क्या कर सकते हैं, ये केवल सोचने की बात है। फेक न्यूज फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। आप देखिए कोई भी तथाकथित जेनजी क्रांति हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कहां से हो रहा है? वहीं से हो रहा है। और एक न्यूज होती है, तुरंत आप उसको वायरल कर देते हैं। भाई, अजीब अजीब तरह के शब्द हम लोग इस पीढ़ी में सुन रहे हैं। हालांकि हमारी पीढ़ी तो बड़ी भाग्यशाली है कि हम लोगों ने वो फ्लॉपी भी देखी है जिसमें 1 KB आती थी शायद, और 2 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए 50 रुपए देते थे हम लोग इंटरनेट का। और आज की डेट में अंबानी जी की कृपा से अनलिमिटेड चैट और अनलिमिटेड जीबी और तमाम चीजें हो रही हैं। इसीलिए अंबानी जी बेकार आदमी है। वो जमाना देखा है हम लोगों ने कि 268 या कुछ रुपए में हम लोगों को 1 GB डेटा मिलता था। और आज का जमाना भी है जब 500-600 रुपए दीजिए आप और पूरे महीने अनलिमिटेड। अगर आप इतना कुछ ले रहे हैं, इतनी डेटा आ रही है आपके पास, इतनी फार्मिंग और डेटा फार्मिंग हो रही है, इतने तरह के वीडियोज आते हैं कि 50-60 मोबाइल एक साथ लगे हुए हैं और वहां एक लड़का बैठा हुआ है और वो न्यूज पर न्यूज फैलाए जा रहा है। क्यों अचानक से वायरल हो जाती हैं क्लिप कुछ एक ही सेकंड में? मतलब पूरी दुनिया को एक साथ कैसे वो न्यूज समझ में आने लगती है? तो एक बात फेक न्यूज और पायरेसी की है। इन टेलीग्राम पर आपको कोई भी फिल्म रिलीज हो रही है, विद इन सेकेंड्स उसका बढ़िया से बढ़िया प्रिंट आपको मिल जा रहा है। इससे फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान है, इससे उन पूरे उस एक फिल्म से जुड़े लोगों को छोड़िए, उस पूरी इंडस्ट्री से जुड़े कितने लोगों का कितना नुकसान है। तो जब आप फिल्मों को, वेब सीरीज को, यहां तक कि किताबों की पायरेसी धड़ल्ले से हो जाती है, फेक न्यूज अफवाहें बड़े पैमाने पर फैलाती हैं, तो ये समाज को अस्थिर करती हैं। भाई, क्रिएटर्स को आर्थिक नुकसान होता है।
आप तो धन कुबेर बन रहे हैं, लेकिन इससे आप किस तरह का खतरा पैदा कर रहे हैं कि अस्थिरता भी आ रही है समाज में, और दूसरी तरफ इससे क्रिएटर्स को, इससे बाकी लोगों को, इससे एक पूरी इंडस्ट्री को, तमाम लोगों को नुकसान भी हो रहा है। सरकार ने चौथा तर्क क्या दिया है टेलीग्राम के लिए, और मुझे तो मजे की बात ये लग रही है कि सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिनों के बैन पर इतना बवाल हो रहा है, जब पूरा बैन लगेगा तब क्या होगा। सरकार ने कहा है कि टेलीग्राम पर अश्लील सामग्री और ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियां बहुत आसानी से चलती हैं। इसका शिकार कौन हो रहा है? हमारा युवा वर्ग हो रहा है, और तो कोई हो नहीं रहा है। भाई, हमारे देश की आबादी में एक बड़ा तबका जो है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है, वो तो युवाओं का है। अब उसको अगर ड्रग्स और बाकी चीजें इतनी आसानी से मिल जा रही हैं, तो सीधा सा मतलब है कि हमको अपनी युवा आबादी को भी, वो जो कोमल मस्तिष्क है, जो पहले ही इंस्टा से लेके, व्हाट्सएप से लेके, ट्विटर से लेके, आप ट्विटर खोलिए, मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं ट्विटर खोलता हूं, मैं डर जाता हूं, मुझे ये क्या हो रहा है, मतलब कम से कम भारत तो खत्म ही। फिर मैं बंद करके अपने मोहल्ले में निकलता हूं, मैं देखता हूं कहीं कुछ नहीं है यार, कहीं आगजनी नहीं है, क्योंकि ट्विटर पर उधर से वो कौन है, एक राहुल विंची की जो स्पोक्स पर्सन है, ऐसे ऐसे 99 सीट जीत के भी जो कहती हैं कि हमने कर दिखाया, सुप्रिया श्रीनेत है। हाँ, कुप्रिया श्रीनेत जो है, सुप्रिया तो नहीं है, कुप्रिया है। अब वो दिखेंगी, वो कहेंगी कि पूरा देश बर्बाद हो गया, बेच दिया मोदी। अरे कितनी बार बेचेगा भाई? आप देखेंगे कि राहुल विंची वो अजीब सी शर्ट पहने हुए, मतलब ये आदमी राजनेता है, प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, और आप उसकी शर्ट देखिए, यहाँ पर वो सलमान खान टाइप शर्ट पहन के और एक लड़की से बात कर रहा है और कह रहा है कि यूपीएससी में 1 लाख लड़के भर्ती होने के लिए परीक्षा दे रहे हैं, 100 ही पास होते हैं, तो बाकी के लिए प्लान बी क्या है, पूछा जा रहा है सवाल के। अरे भाई, मतलब क्या क्या चाह क्या रहे हो? तो खैर, तो गवर्नमेंट की तो 100 सीटें है ना, अब उसके लिए कितने भी लोग एग्जाम दे, वो उनकी मर्जी है। किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ी ना एग्जाम दिलवा रही है गवर्नमेंट की, बोली जा एग्जाम देख कर। आप एक, मैं वही कह रहा हूं कि आप एक स्तर देखिए कि जब वैसे ही, मतलब अमूमन स्तरहीनता, बुद्धिहीनता इतनी फैलाई जा रही है, जहां देखिए आप, पहले हम लोग पढ़ते थे, पहले हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते थे, सोशल कांटेक्ट खत्म हो रहे हैं, 6-6 साल के बच्चे अजीब अजीब टाइम में हैं, और तब ये टेलीग्राम जैसे चैनल्स, ये तो करेले पर नीम चढ़ा नहीं है गायत्री जी, ये करेले पर नीम की छाल में, वो हमारे यहाँ एक और लत्तर होती है जो नीम से भी कड़वी होती है, वो सब लपेट दिया गया है। ये 3 है, ये आपने त्रिदोष से राहुल युक्त है। आपने राहुल गांधी का नाम लिया, पर राहुल गांधी तो टेलीग्राम के ऊपर कुछ बोले नहीं, पर उनके जो, जिनको उन्होंने खड़ा किया था, वो बड़े बिलबिला रहे हैं। जरा सुनते हैं जरा अरविंद केजरीवाल से। सरकार ने पेपर लीक रोकने, पहले बोले कि हम देखिए, वो हवाई जहाज, उसके हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेंगे? पेपर लीक तो रोकना ही नहीं इनको, इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है। इतने जो एमपी और एमएलए खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं? आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी के इतने खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक एक एमपी को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे थोड़ी खरीदे जा रहे हैं। आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो एमपी खरीदने का, एमएलए खरीदने का पैसा कहाँ से आएगा? पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पे नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। आई मीन दिस मैन इज बियॉन्ड रीजनेबल सर। एक तो ये इस ना, पता नहीं, भगवान ने शक्ल सूरत अच्छी नहीं दी हो तो बातें तो कम से कम अच्छी करनी चाहिए, ढंग की। मतलब थोड़ा पर्सनल कमेंट्स निकल आते हैं, बट क्या ही करें। कहाँ की बात कहाँ जोड़ा है। ये आदमी इतना धूर्त है,
इतना मक्कार है ये व्यक्ति, ये ठग सम्राट, कि शिवसेना का जो प्रवक्ता है, हालांकि वो प्रवक्ता क्या है, जो ऑनलाइन गाली दे चुका है और जो बोलता है पत्रकारों को कि इसको कट मत करना है, मैं उसका नाम क्या बोल, भौंकने वाला है। प्रवक्ता क्या है, वो जो भौंकता है, शिवसेना की तरफ से जो भौंकता है, उसने तो कहा है कि 15 करोड़ में खरीदा है मोदी जीवा, ये 50 करोड़ बता दे रहा है। कल को राहुल विंची आएंगे 100 करोड़ बता देंगे। अच्छा, टीएमसी वाले गए हैं किसी और जगह, भाजपा ने उनको लिया भी नहीं है। खैर चलिए, भाजपा ने खरीदा बेचा, तूने क्या किया है? तेरे ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने महीने तू जेल में। ये लोग देखिए, मेरे एक नाना थे, इन सबका एंड कहते थे जी, सबका एंड पॉइंट सड़कों पे उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी वहां पे सड़क पे उतार रहे हैं कोटा में आज, ठीक है, और ऐसे धूर्त बच्चे हैं वो कि 1 out of 100 इज नॉट 1%, 0.1%। हे भगवान, ये मैथमेटिक्स तो 9-10 साल का बच्चा करता है। ऐसे बच्चों को स्टेज पे बुला के और ये बोल रहे हैं सड़क पे उतरना पड़ेगा। आप ये भूल जा रही हैं कि राहुल विंची के पास जो बच्चे आएंगे उनका मेंटल लेवल और क्या होगा, उनको इस बात से मतलब ही नहीं है। अब वो सड़कों पर उतरे हैं। राहुल विंची पिछले 1.5 साल से कह रहा है कि हमने बारूद छिड़क रखा है, हमने पेट्रोल छिड़क रखा है, बस माचिस की देर है। अंतिम बात वही है कि सड़कों पर उतरो। हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इस देश की जनता ने हमको खारिज कर दिया है, तो हम इस देश में आग लगा देंगे, हम इस देश को गृह युद्ध में झोंक देंगे, क्योंकि हमें सत्ता चाहिए, क्योंकि हमें हमारा हिस्सा चाहिए, और हमें ये पूरा देश तल के भुन के खा जाना है। ये देश जो पिछले 12 वर्षों से एक स्थिर, एक विकासकामी सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं हमेशा कि राजनीति पुंछ चली होती है। मैं ये कहता हूं हमेशा कि राजनीति में कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन तुम लोगों का मुंह है बात करने का यार। सब चोर, लुटेरे, डकैत सारे एक जगह इकट्ठा हो गए और कह रहे हो कि देश की जनता खराब है। पूरी बंगाल की जनता खराब हो गई। चुनाव कभी लूट लिया जाता है, कभी ईवीएम हैक हो जाता है, और 4 राज्यों में जो तुम्हारे पिताजी की सरकार चल रही है वहां क्या हुआ? वहां क्यों नहीं ईवीएम हैक हुई? केरल में जो कांग्रेस की सरकार बनी और 15 दिनों की माथापच्ची के बाद मुस्लिम लीग ने इनको घुटनों पर बिठा के इनकी पिटाई करके और तब इन्होंने अपनी सरकार में उसको मुख्यमंत्री बनाया जिसको मुस्लिम लीग चाहती थी। वहां क्या ईवीएम नहीं थी? वहां क्या दूसरी व्यवस्था से हुआ था? तमिलनाडु में दूसरी व्यवस्था से, और तमिलनाडु में तो विजय जीता। तो कह दो कि विजय भी एक मोदी जीवा का आदमी है। भाई तुम्हारा रेवंत रेड्डी भी विद्यार्थी परिषद का था पूर्व सदस्य, तो मोदी जीवा सेट कर रखा है। देखना कहीं रेवंत रेड्डी न शामिल हो जाए, कहीं रेवंत रेड्डी तुमसे ना। देखिए, इस पूरे देश की समस्या ये है कि इस देश के विपक्ष का नेतृत्व एक ऐसा विषधर व्यक्ति कर रहा है जिसके पास देने को जहर के सिवा कुछ नहीं, लेकिन वह जहर अपने अंदाज में देता है और लोगों को लगता है कि वो पप्पू है, वो मूर्ख है। नहीं, वह अपने साथी 3 राज्यों में सभी पॉलिटिकल दलों को खा चुका है। क्षेत्रीय दलों का घोर शत्रु है, याद रखिए इस बात को। वह पप्पू नहीं है, वह विषधर है, और इस देश के विपक्ष का नेतृत्व वो कर रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जो जुल्मों सितम हैं, उनकी कहानियां आज तक पत्रकार नहीं ले पाए। मेरे पेशे वालों के नाम पर यह कलंक नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी जिस दिन से बने हैं उस दिन से तुम लोगों को बंगाल का कुछ नहीं दिख रहा है यार। कमाल करते हो। आप याद कीजिए 4 मई के पहले बंगाल की कितने खबरें आपको मिलती थी, इस पर भी, फीड पर भी। और आप याद कीजिए कि 4 मई के बाद बंगाल के बिना आपका दिन नहीं शुरू होता है। आज फलाने को ये कर दिया, चिल्लाने को। पत्रकारों की अंतरात्मा जाग गई है, पत्रकारों का एकदम देश के प्रति कर्तव्य जाग गया है। सबसे पहले तो पत्रकारों को इस देश के ठीक करने की जरूरत है। उनको पत्रकार कहते हैं, हालांकि वो पत्रकार है नहीं। ये खुद दूसरों को गोदी मीडिया कहने वाले, ये तो पता नहीं कौन से मीडिया वाले हैं। वो एक 2 BHK वाली कोई है पत्रकार,
उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा था, मैंने देखा, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और एक बॉलीवुड की हीरोइन के बारे में। क्या कर रहे हो यार, तुम क्या करने आए, क्या कर रहे हो? दलाली चल रही है सर, यहाँ पे पत्रकारिता कहाँ चल रही है, दलाली चल रही है प्रॉपर, तो ब्लैकमेलिंग जब एंड आप दलाली। दलाली कर रहे हो तो प्रॉपर करो ना भाई, उससे भी कोई नहीं रोक रहा है, आप करो, लेकिन आप खुद को महात्मा मत बताओ। और मैं महात्मा गांधी नहीं कहा है, मैं नहीं कहता हूं, मैं कभी गांधी को महात्मा नहीं कहता, मैंने कहा खुद को महात्मा मत दिखाओ। जो सचमुच महात्मा होता है वो किसी को बताता नहीं है। सवाल ये है, और मैं फिर से कंक्लूड इसी बात से करूंगा कि इस देश में ये बहुत देर से उठाया गया सरकार का बहुत जरूरी लेकिन अपर्याप्त कदम है। टेलीग्राम को पूरी तरह तत्काल बैन करना चाहिए। जी, बहुत जरूरी है। और जैसे टेलीग्राम बैन हुआ है, उसी के साथ साथ एजुकेशनल माफियाज की अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट, ये लोग जो पेपर लीक कराते हैं वो शाह के टेबल पर है। आगे आगे देखिए होता है क्या। वैसे तो अभी मैदान में उतर आए हैं, कुछ एक लोग आपस में ही लड़ने लग गए हैं। इसमें कोटा के भी कुछ एक कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपस में एक दूसरे के थ्रू उन्होंने तलवारें खींच ली हैं। और जो यूपीएससी में है वो तो है ही खान के अगेंस्ट अंकित इंस्पायर्स, अंकित अवस्थी जो अंकित इंस्पायर्स चलाते हैं, मैंने देखा वो भी रिपब्लिक टीवी पे उतर आए हैं पूरी तरीके से। अब कोचिंग माफिया का इकोसिस्टम भी आपस में लड़ने में उतर आया और सबकी लिस्ट जा रही है, क्योंकि ये लोग सर पढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे, ये बच्चों को प्रोपेगेंडा और मिसगाइड करने का काम कर रहे थे। जी स्वामी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैंने कंक्लूडिंग बोल दिया था, लेकिन मुझे एक बात याद आई। आप टाइमिंग देखिए, राहुल विंची कोटा पहुंचा हुआ है, पटना भी, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि महारा पटना मुखर्जी नगर और कोटा से कम है के नहीं है भाई, वो भी कोचिंग हब है और लाखों विद्यार्थी वहां भी पढ़ते हैं। वहां के दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कर रहे हैं आपस में, बन गई है कहीं और की लड़ाई, वो अब दो समाजों की लड़ाई बन गई है। वहां ये चल रहा है, इसी बीच नीट की परीक्षा दोबारा होने वाली है, इसी बीच ये सारा प्रपंच चल रहा है, इसी बीच केजरीवाल आ चुका है। तो डॉट्स को मिलाइए और अपनी अकल लगाइए, इन लोगों पर मत जाइए दर्शक जी। और अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए लगाइए, प्रोपेगेंडा करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि कॉलेज लेवल पे सर ये जो पॉलिटिक्स होती है ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, ये बैन हो जानी चाहिए। आप पढ़ाई करो, प्रॉपर पढ़ाई करो, उसके बाद जब आप बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो भी बनना है, उसके बाद आप उतरिए पॉलिटिक्स में, फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स में। बट जब तक स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट का हो, यूनिवर्सिटी के ही क्यों ना हो, पॉलिटिक्स को दूर रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज दिस इज डिस्ट्रॉइंग लॉट ऑफ लाइफ रादर देन मेकिंग इट। बच्चों को बहुत मिसगाइड किया जाता है इस स्टेज पे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।